चलो हम शुरू करते हैं जीएसटी का एक और चैप्टर, पेमेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी में पेमेंट का सिस्टम क्या है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हो सकेगा तो आज खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाया तो कल तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है पेमेंट अंडर जीएसटी। लेकिन जीएसटी में जो हमें पेमेंट करना पड़ता है, किस अमाउंट का हमें पेमेंट करना पड़ता है, किस तरीके से हम उसका पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से कुछ चीज़ों को समझना, फिर नोट कर लेना पड़े। आप जो भी सेल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। आप उस सेल पर क्या करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं। सपोज करें आपने जो सेल किया उस पर जीएसटी कलेक्ट किया, सपोज करें 50, ठीक है। आप कुछ परचेज करते हैं, वही रॉ मटेरियल आपने परचेज किया था जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। उस पर आप क्या करते हैं, जीएसटी पे करके आते हैं। अब हो सकता है आपने कुछ माल खरीदा था, उस पर आप 35,000 रुपये का जीएसटी पे करके आए थे। कितना जीएसटी पे किया था आपने परचेज पर, 35,000। और सेल पर कितना जीएसटी आप कलेक्ट करके लाए हैं, 50,000। तो बताएं आपको कितना जीएसटी चुकाना पड़ेगा, बोलो। केवल 15,000 आपको और देना, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जीएसटी पेबल इन कैश। इतना जीएसटी आपको कैश में पे करना। अब ध्यान समझते जाना, जब आप सेल करते हैं तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आप परचेज करते हैं तो आप जीएसटी पे करके आते हैं। जो आप जीएसटी पे करके आते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। और आप क्या करते हैं, उस इनपुट टैक्स की क्या लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, आईटीसी लेते हैं। तो आपका आउटवर्ड टैक्स बन रहा है 50,000 और आपको 35,000 की आईटीसी लेनी है, बचा हुआ 15,000 आपको पे करना। आप जो भी बेचते हैं उसको दिखाने के लिए आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है जिसका नाम होता है जीएसटीआर GSTR1 में दिखाई देती है आउटवर्ड सप्लाई। GSTR1 में क्या दिखाते हैं, आप अपने जो भी सेल किए। नॉर्मल लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, तो इस महीने का रिटर्न अगले 10 तारीख तक जाता है, अगले महीने का रिटर्न उसके अगले के 10 तारीख तक जाता है। कुछ छोटे डीलर होते हैं या कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं, उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, क्वार्टरली। नॉर्मल लोगों को कब करना पड़ता है, मंथली। छोटे डीलर को क्वार्टरली। अभी हम बात करते हैं अपना एग्जांपल समझने के लिए मंथली। तो आपने सपोज करें कि अक्टूबर का मंथ चल रहा है, सितंबर का मंथ चल रहा है। तो सितंबर में आपने जो भी बेचा उस पर आप 50,000 का जीएसटी लेके आए। अब आपने सितंबर में जो भी बेचा तो अब आपको सरकार को बताना पड़ेगा आपने कितना माल बेचा है। उसके लिए आप क्या करोगे, सितंबर का रिटर्न अक्टूबर के 10 तारीख को GSTR1 फाइल करोगे, जिसमें आप दिखाओगे हमने कितना माल बेचा है, सेल, ओके। और दिखाओगे आपका कितना जीएसटी आप कलेक्ट करके लाए। फिर आप क्या करोगे, पहले एक और रिटर्न जाता था, पहले जाता था, अभी नहीं जाता है, GSTR2, जिसमें दिखाई देती थी आपकी परचेज। और ये जाया करता था अगले महीने के 15 तारीख को, यानी 10 तारीख को GSTR1, 15 तारीख को GSTR2 जाता था। 1 में हम दिखाते थे हमने क्या बेचा, उस पर कितना जीएसटी लाए हैं। 2 में हम दिखाते थे हमने क्या खरीदा, उस पर हमने कितना जीएसटी पे किया, ठीक है। बचा हुआ जीएसटी हमें 15,000 पे करना पड़ता।
तो इतना चुकाने के लिए आपने इतनी आईटीसी ले ली, बाकी तो आपको अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं पेबल इन कैश। क्या बोलते हैं इसको हम? पेबल इन कैश। और धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, मैं चीजों को ऐड करते जाऊंगा। जब आप GSTR-1 फाइल करते हैं तो उसमें आप दिखाते हैं आपने कितना माल बेचा है, उस पर कितना जीएसटी कलेक्ट किया। तो वो जीएसटी आपके जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में चला जाता है। दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। यानी कि एक रजिस्टर बनता है, एक लेजर बनता है आपका जीएसटी के पोर्टल पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो आपने जो माल बेचा उस पर जो जीएसटी लेके आए 50,000, क्या आपका है या सरकार को देना है? सरकार को देना है ना, तो ये आपकी लायबिलिटी है। तो 50,000 रुपए कहाँ चले जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। फिर आपने जो खरीदा है उस पर जो आप 35,000 का जीएसटी चुका के आए हैं, तो आप जब परचेज दिखाते थे GSTR-2 में, तो वो फिर क्या करता था, जो भी आप जीएसटी पे करके आए हैं वो चला जाता था आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, आईटीसी के नाम से चला जाता है। तो इतना अमाउंट आपके लायबिलिटी रजिस्टर में दिख रहा है, इतना क्रेडिट लेजर में दिख रहा है, इतने ही क्रेडिट ले लो, बचा हुआ पैसा आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए एक और लेजर खोलते थे हम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अभी दिखाऊंगा इसको प्रैक्टिकली। यानी कि जीएसटी पोर्टल पर 3 लेजर्स हम देखेंगे। 3 लेजर बनते हैं जीएसटी के पोर्टल पर। एक लेजर का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं आप। दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरे का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर या फिर लायबिलिटी रजिस्टर। क्या ये बातें थोड़ा थोड़ा समझ आई हैं? ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? आपके जीएसटी पोर्टल। बताएं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्या दिखाई देता है? जीएसटी कलेक्टेड या पेबल। जो कलेक्ट किया है वही पेबल हो गया, तो मैं लिख दे रहा हूँ जीएसटी पेबल लिख देता हूँ। आपको जो जीएसटी चुकाना है वो लायबिलिटी रजिस्टर में दिखाई दे रहा होगा। आपने जो परचेज किया होगा उसकी जो आईटीसी है वो कहाँ दिखाई दे रही होगी? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कोई डाउट आपको? ठीक है, तो जब आप परचेज करके लाते हो और उसका आप परचेज को अपलोड करते हो अपने सिस्टम पे, तो वो देखता है कि अच्छा आपने इतना टैक्स चुकाया है, तो वो एक रजिस्टर में डाल देता है जो आपने टैक्स चुकाया है। उस रजिस्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें जीएसटी की आईटीसी दिखाई देती है, करेक्ट। और अब आपको क्या करना है? जीएसटी पेबल में से जो आईटीसी है वो हटा दो, बचा हुआ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो कैसे पे करोगे? उतना पैसा आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने एटीएम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा करना होगा, ताकि हम वहां से क्या कर सकें? पेमेंट कर सकें। तो कैश लेजर में क्या होता है? जो भी आप क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं आप, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखाई देते हैं। क्या इतनी बातें आपको थोड़ा थोड़ा समझ आई हैं? पक्का है ना? कंफर्टेबल है? और बातें बताऊं? जब मुझे लगेगा कि सफिशिएंट मैंने आपको समझा दिया है, फिर मैं इसको प्रॉपर एक बार सिस्टम पे शो कर दूंगा, ठीक है, जीएसटी के पोर्टल पे कैसे दिखाई देते हैं, और फिर मैं एक बार थॉरोली रीड करके कंप्लीट करा दूँ। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में सर क्या क्या दिखाई देता है? देखो, जो जीएसटी कलेक्ट करके लाए हो वो भी दिखाई देता है। आपने कोई गलती करी या गलत आईटीसी ले लिया, वो आईटीसी रिवर्स हो रहा है, तो वो भी कहाँ दिखाई देता है? जो आईटीसी आप ले लेते हो और आपको नहीं लेना था, तो वो आईटीसी जब क्या होता है? रिवर्स होता है, तो वो कहाँ डाल दिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। कि आपने इतना आईटीसी ले लिया था, लेना नहीं था, अब ये वापस करो, अभी आपकी लायबिलिटी है, आप ये क्या करो? चुका दो। जैसे ही हमने पढ़ा था कि अगर रेसिपिएंट सप्लायर का 180 दिन में पेमेंट नहीं करता है,
और उसने परचेज पर आईटीसी ले रखा है, तो वो आईटीसी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स करके कहाँ जाएगा, रिवर्स होके कहाँ दिखाई देगा, लायबिलिटी रजिस्टर। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा हमारी लायबिलिटी क्यों दिख रही है, तो हमने कहा अच्छा वो आईटीसी रिवर्स हो गया तो लायबिलिटी दिखने लगेगी और हमें क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। और ब्याज भी लगता है, कई बार हम गलत आईटीसी ले लें तो, या ज्यादा आईटीसी ले लें तो ब्याज भी कहां दिखाई देगा, लायबिलिटी रजिस्टर। कोई ब्याज लग रहा है, कोई पेनल्टी लग रही है। पेनल्टी सर किस तरीके की पेनल्टी, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करा, अब आप रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हो तो पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी भी कहां दिखाई देगी, लायबिलिटी रजिस्टर में दिखाई। ठीक है, तो इसके अंदर दिखाई दे सकता है टैक्स, जीएसटी पेबल क्या हो गया ये, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कोई और फीस आपकी हो, या फिर इसको होते हैं अदर सम ड्यू, या फिर कोई और ड्यू जैसे कि आईटीसी रिवर्स। तो मेनली 5 हेडिंग में दिखाते हैं कि लायबिलिटी रजिस्टर में क्या क्या दिखाई देता है, आपकी टैक्स की लायबिलिटी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी, पेनल्टी की लायबिलिटी, फीस की लायबिलिटी और अदर सम। जैसे अदर सम में मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, जैसे आईटीसी रिवर्स हो रहा है तो अदर सम है आपका, एक 5 हेडिंग होती है। कौन सी 5 हेडिंग होती है बताएं जरा, टैक्स की लायबिलिटी और टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर। फिर से बोले, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर। क्लियर है आपको, तो इतना कुछ चुकाना पड़ सकता है हमें, करेक्ट। इतना कुछ चुकाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ तो हमारे पास आईटीसी पड़ी होगी और बचा हुआ हमें कहां से चुकाना पड़ेगा, कैश लेजर से चुकाना पड़ेगा। क्या कोई डाउट, एक और पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूं वो भी गौर से सुना। आईटीसी का यूज केवल टैक्स चुकाने के लिए तो हो सकता है। आप सोचो कि हम आईटीसी के पैसों से इंटरेस्ट चुका दें या पेनल्टी चुका दें या फीस चुका दें या अदर ड्यूज चुका दें, तो ये पॉसिबल नहीं। आईटीसी का यूज केवल किस चीज के लिए होगा, टैक्स। यानी जीएसटी लायबिलिटी है आपकी, तो जीएसटी का टैक्स चुकाने के लिए माइनस आईटीसी हटा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स को चुकाने के लिए यूज होता है। आप सोचे कि आपको ब्याज चुकाना है तो आईटीसी पड़ी हुई है, जीएसटी चुकाया था, ब्याज चुकाना है तो ब्याज चुकाने के लिए जीएसटी का इस्तेमाल कर ले, नहीं। आप जीएसटी चुकाने के लिए जीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने पे किया था। आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या अदर ड्यूज को चुकाने के लिए आईटीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये बातें भी समझ आई आपको, पक्का? हेलो, नहीं समझ आए तो बताना, समझ आए तो भी बताना, एक्सप्रेशन प्रॉपर देना ताकि बात आगे बढ़े, है ना, नहीं तो घूमती रहेगी। अब समझ सकते तुम्हारी कुछ और हो सकती है कि यार दशहरा में जाना था, कपड़े साफ नहीं है, और मैं सोचूंगा समझ नहीं आ रहा तुमको, तो थोड़ा ध्यान सुनो ध्यान। अब हमने आईटीसी इस्तेमाल कर ली टैक्स चुकाने के लिए, यानी अगर आपके पास बहुत सारी आईटीसी पड़ी है लेकिन आपको कुछ टैक्स चुकाना है, कुछ इंटरेस्ट, तो टैक्स तो आप आईटीसी चुका दोगे, इंटरेस्ट चुकाने के लिए आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा। अब कैश लेजर क्या होता है, कैश लेजर एक अकाउंट है जहां पर आप क्या करते हैं, पैसे जमा कराते हैं और फिर वहां से पेमेंट होता है। जैसे आप पहले होता था, अभी तो इतनी दिक्कत आती नहीं, जैसे पेटीएम पहले आया नया नया, तो आप क्या करते थे, पहले अपने अकाउंट से पेटीएम में पैसे जोड़ते थे, फिर पेटीएम पे कुछ खरीद रहे तो फिर पेटीएम के अकाउंट से उसको पे करते थे, है ना। तो पहले क्या करते थे, अपने अकाउंट से पैसे पेटीएम में डालोगे, फिर पेटीएम से पे करोगे, पेटीएम पे कुछ खरीदा तो। ऐसे ही आपको जीएसटी पोर्टल पे कुछ लायबिलिटी चुकानी है तो पहले आपके पर्सनल अकाउंट से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, एनईएफटी से, आरटीजीएस करके या बैंक में जाके पैसे जमा करा के आपको कहां जमा कराने पड़ेंगे, कैश लेजर में। और फिर उस कैश लेजर से क्या होगा, आप लायबिलिटी का पेमेंट करना। ठीक है, तो अगर आपको कोई पेमेंट कैश में करना है जीएसटी में, जैसे कि इंटरेस्ट, पेनल्टी कैश में पे करी जाती है, जितनी आईटीसी नहीं है अपने पास, लायबिलिटी ज्यादा है तो वो कैश में पे करनी, तो कैश में पे करने का मतलब होता है आप अपने एटीएम से, ठीक है, या जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड है आपके पास, या एनईएफटी आरटीजीएस करके नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे पहले कहाँ जमा कराओ, कैश लेजर में, जैसे पेटीएम वॉलेट में कराते हैं, फिर वहां से क्या होगा, आगे पेमेंट होगा। ये बात समझ आई आपको? तो कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट कराए जा सकते हैं, कैसे,
ऑनलाइन मोड से, जैसे कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, और ऑफलाइन मोड से भी होता है। ऑफलाइन मोड ये होता है, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप बैंक में लेके चले गए 10,000 रुपये की मुझे अपने जीएसटी पोर्टल पे जमा कराने थे, तो बैंक वाला आपसे कैश लेगा और आपके पोर्टल में जमा कर, आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो घर से जब जमा कराते कैसे जमा कराते, पापा लेके जाएंगे कैश, बैंक में दे देंगे, बैंक वाला आपके अकाउंट में डाल देगा। तो ऐसे ही आप कैश लेके बैंक चले जाओगे और वो आपके जीएसटी के कैश लेजर में डाल देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर। बैंक के काउंटर पे जाओगे, ये कहलाता है ओवर द काउंटर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आपको, ठीक है। ये कुछ तरीके के सिस्टम होते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ यूज कर सकते हैं आप कैश लेजर का पेमेंट, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर टैक्स पेमेंट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर ड्यूज है नहीं। और इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, करेक्ट। यानी इसका इस्तेमाल बाकी चीजों में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं। इतनी बात अच्छे से समझ आ गई आपको, चलो बहुत अच्छा है। देखिए अगर ये प्रॉपर चल जाएगा तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जीएसटी पोर्टल है, ठीक है, इसमें हम लॉगिन करते हैं। आंखें बंद कर लो। नहीं बाहर नहीं जाना था, आंखें बस बंद करनी। बच्चे भाग गए हैं, पासवर्ड नहीं लिख रहे। ये क्या लिखा है, 779513 ना। जीएसटी में एक ही प्रॉब्लम होती है, वो एक कैप्चा डालना है। देखिए हमने लॉगिन किया है क्लाइंट के अकाउंट में, ठीक है। अब देखो कौन कौन से रिटर्न फाइल होते हैं, GSTR 1 और GSTR 3, अब 2 नहीं होता, ठीक है। अब देखना यहाँ पे दिख रहा है सर्विसेज, आप सर्विसेज में जाते हैं तो एक पॉइंट दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्या दिख रहा है लेजर्स, तीसरा रिटर्न, फिर पेमेंट, यूजर सर्विस, रिफंड, ई वे बिल सिस्टम। तो हम लेजर्स में जाते हैं। 3 लेजर होते हैं, कौन कौन से होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये 3 होते हैं लेजर। बाकी तो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, जो डिमांड आई उसका पेमेंट करना है, या नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, उनका हमें कोई मतलब नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या आता है बताओ? जो भी परचेज करते हैं हम उनकी आईटीसी आती है। लायबिलिटी रजिस्टर में क्या क्या लायबिलिटी आ सकती है? जो भी हमने परचेज सेल किया उसका जो टैक्स लेके आए वो है, या फिर क्या हो सकता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर ड्यूज में जैसे आईटीसी कभी रिवर्स हुई हो ऐसे ड्यूज आ सकते। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इन्होंने क्लिक करा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जीरो बैलेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये इस तरीके से दिखता है आपको कैश लेजर। अब उसमें जब पैसा जमा कराते हैं तो दिखता है डेट ऑफ डिपॉजिट, कब आपने पैसा जमा कराया, टाइम ऑफ डिपॉजिट कितना पैसा जमा कराया, रिपोर्टिंग डेट बाय बैंक, रेफरेंस नंबर, टैक्स पीरियड इफ एप्लीकेबल, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, आ रहा समझ आपको? और देखिए जब हम जाते हैं पेमेंट के ऊपर, यानी हमें पेमेंट करना है, तो हमें बोलते हैं क्रिएट चालान, सेव चालान, चालान हिस्ट्री, ये सब कुछ लिखा हुआ है। जीएसटी में जो पेमेंट होता है कैश का, उसको उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं चालान। क्या बोलते हैं उसको हम? चालान। और जीएसटी में सारा पेमेंट ऑनलाइन ही है। बैठ के सिस्टम में क्या होता था, चालान आपको नेट में आता था, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, पेन से लेके भर लो और फिर उसका सबमिट कर दो। यहाँ क्या होता है, जो चालान भरना है आपको, वो आपको सिस्टम पे जाके ही भरना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ही आपको चालान भरना पड़ेगा। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जीएसटी का पेमेंट कैसे होता है, तो आप बोलेंगे थ्रू चालान। कैसे होता है? चालान। यानी कैश लेजर में पैसा कैसे जाता है? चालान भरने के बाद। क्या चालान ऑनलाइन बस है या ऑफलाइन भी हो सकता है? केवल ऑनलाइन चालान ही आपको भरना है। चालान में पैसा जमा कराने के 2 तरीके हो सकते हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, लेकिन चालान भरना तो आपको ऑनलाइन ही पड़ेगा। ठीक है, अभी पूछे क्यों भर रहे हैं आप चालान, तो मैंने क्लिक करा कि मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। ठीक है, फाइनेंशियल 21 है और अगस्त का भरना है। ये बंदा क्वार्टरली लग रहा है मुझे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो तो पता नहीं रहता ना, कुछ क्लाइंट क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन चुन सकते हैं, कुछ लोग मंथली का चुन सकते हैं, तो हमें देखना पड़ता है क्वार्टरली ले रहा है कि मंथली, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दिखा है ये आपको दिख रहा है चालान, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, समझ में आ जाए अच्छे से। ये कैश डिपॉजिट में, कैश लेजर में पैसा जमा करने का एक सोर्स होता है, वो है चालान बनाना। चालान भरा जाता है ऑनलाइन। चालान कैसे दिखाई देता है? वो इस तरीके से चालान दिखाई देता है। तो ये है चालान,
डिटेल ऑफ डिपॉजिट। अब आपको क्या करना है, चालान में पैसे जमा करवाने। तो पूछ रहे हैं कितना पैसा जमा कराना है, तो यहाँ हेडिंग आती है, पहला है सीजीएसटी, दूसरा है आईजीएसटी, तीसरा है सेस, चौथा है एसजीएसटी। तो इन हेडिंग को हम बोलते हैं मेजर हेडिंग। क्या बोलते हैं इनको हम? मेजर हेडिंग। कौन कौन से मेजर हेडिंग बोला है लाउड? सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस और एसजी। एसजी की जगह यूटीजीएसटी हो जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो यूटीजीएसटी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोले कितनी मेजर हेडिंग होती हैं? 4। कौन कौन सी? सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस और एसजीएसटी। अब इन 4 मेजर हेडिंग के 5 माइनर हेडिंग होती है, ठीक है। यानी आपको सीजीएसटी के थ्रू का पेमेंट करना है, तो सीजीएसटी में आपको किस चीज का पेमेंट करना है? टैक्स का पेमेंट करना है, या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है आपको, ठीक है, या फिर पेनल्टी का पेमेंट करना है आपको, ठीक है, या फिर कोई फीस चुकानी है, या फिर आपको कोई अदर ड्यू चुकाना है। तो आपको क्या चुकाना है वो बता दें। यानी आप जो पैसे जमा कर रहे हैं उनका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो मैंने कहा जो मैं पैसे इस्तेमाल जमा कर रहा हूँ आपको, जो कि मैं एटीएम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से जमा करूंगा, या फिर मैं बैंक के काउंटर में जाके पेमेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बैंक के काउंटर पे जाऊंगा तो पहले मैं इसको भर लूंगा, इसका प्रिंट आउट निकालूंगा, जितना पैसा टोटल मुझे जमा कराना है उतने पैसे मैं बैंक को दूंगा और इसका प्रिंट आउट दूंगा कि सर इस अकाउंट में मुझे पैसे जमा कराने हैं। तो बैंक उन्होंने अकाउंट में मेरे पैसे जमा। तो उन्होंने बोला किस चीज का पैसा जमा कराने आप आए हैं यहाँ पर कैश लेजर में? तो मैंने कहा सीजीएसटी के 10,000 रुपए मुझे टैक्स के देने हैं, 400 रुपए मुझे किसके? इंटरेस्ट के देने हैं, 600 पेनल्टी के देने हैं, 500 मुझे किसके देने हैं? फीस के देने हैं, और 500 मुझे अदर देने हैं। तो मुझे टोटल कितना पैसा जमा कराना है? 12,000। फिर उन्होंने बोला कि क्या आईजीएसटी भी चुकाना है? मैंने कहा हाँ आईजीएसटी चुकाना है, 5,000 का आईजीएसटी चुकाना है, और केवल टैक्स का चुकाना है मुझे। आईजीएसटी में केवल टैक्स चुकाना है, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी फीस वगैरह नहीं है। फिर कोई सेस चुकाना है? मैंने कहा नहीं, कोई सेस वेस नहीं चुकाना है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों में डील नहीं करता जिसमें सेस लगता हूँ। किन पे लगता है? पान मसाला, टोबैको, इन प्रोडक्ट के बेचने पर सेस लगता है। मैंने कहा मैं ऐसे प्रोडक्ट में डील नहीं करता। तो ठीक है। क्या एसजीएसटी भी चुकाना है? तो मैंने कहा एसजीएसटी भी चुकाना है, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा? जब आप कुछ बेचते हैं तो जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी भी लाते हैं, लेकिन जब आप आईटी से लेते हैं तो आपको नहीं पता ना कि आपने आईजीएसटी की आईटीसी सीजीएसटी चुकाने में इस्तेमाल कर ली है या एसजीएसटी। हो सकता है आपने सीजीएसटी चुकाने में आईजीएसटी की आईटीसी इस्तेमाल करी हो, तो आप सीजीएसटी तो ज्यादा नहीं चुकाना, लेकिन एसजीएसटी बहुत सारा चुकाना है। तो इसका मतलब अलग अलग अमाउंट हो सकते हैं। जस्ट एक बात बताना। तो मैंने बोला कि मुझे एसजीएसटी भी चुकाना है, और एसजीएसटी कितना चुकाना है? 20,000 रुपए चुकाने हैं। और सपोज मैं बोला इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं चुकाना। तो देखिए वो आखिरी कॉलम जो टोटल का है वो ऑटो पॉपुलेट होता है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मैं उस 12,000 पे क्लिक करूंगा लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको चेंज कर सकता हूं अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं। तो मेरा टैक्स की लायबिलिटी 10 की जगह मैंने बोला मुझे सीजीएसटी कितना चुकाना है? 11,000 चुकाना है। अब वो क्या हो जाएगा अपने आप? 13,000 हो जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? हेलो, आ रही बात समझ आपको? तो बताएं कितने मेजर हेडिंग होते हैं? 4। नाम बताएं। सीजीएसटी, एसटी, कितने माइनर हेड होते हैं? 5। नाम बताएं। फीस, इंटरेस्ट और अदर ड्यूज। अदर ड्यूज जैसे मैंने बताया कि आईटीसी रिवर्स हो रही है, ऐसे अदर ड्यूज भी आपके हो सकते हैं। आप यहाँ फिल कर देते हैं तो यहाँ लिख के आ जाता है टोटल चालान अमाउंट। कितना चालान में जमा कराना है? 38,000 रुपये टोटल चालान में जमा। फिर टोटल चालान अमाउंट यहाँ ₹38,000 ओनली। अब बोला पेमेंट कैसे करेंगे आप? आपको जो पैसा चुकाना है, आप पेटीएम पे सामान खरीद रहे हैं, पैसे चुकाने कैसे करोगे? तो उसमें आता है कि आप कुछ भी अमेजोन पे कुछ खरीद रहे हैं तो बोलता है गूगल पे से पे करोगे, कि फोन पे से पे करोगे, कि पेटीएम से पे करोगे। ये पूछ रहा है कि पैसे जो आपके चालान में जमा होने, चालान तो ऑनलाइन भरा जाएगा, अभी पैसे जमा कैसे करा रहे हो? ये तो केवल आपने लिखा है, अभी पैसे गए क्या आपकी जेब से? तो मैंने बोला कि मैं ई पेमेंट कर दूंगा, या फिर मैंने बोला कि मैं एनईएफटी या आरटीजीएस कर दूंगा।
करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपको पता है एनईएफटी आरटीजीएस बोलते हैं, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म पता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। देखो, या ओवर द काउंटर भी आप पे कर सकते हैं। तो अगर आपको ओवर द काउंटर पे करना है, मतलब आपने बोला कि मेरा तो कार्ड अभी चल नहीं रहा, मेरे पास कैश पड़ी है, तो मतलब ठीक है आप बैंक में जाके जमा करा सकते हो, लेकिन बैंक में जाके जमा कराना तो पहले इसका प्रिंट आउट करा लेना जो दिख रहा है ना, और फिर बैंक को कितने रुपए दे देना, 38,000 रुपए दे देना, उसका प्रिंट आउट दे देना, ताकि वो आपके इन अकाउंट में पैसा जमा करा। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ओवर द काउंटर पे करूंगा। ओवर द काउंटर ऑनलाइन मोड हो गया पेमेंट करने का, या ऑफलाइन मोड हो गया? ऑफलाइन मोड हो गया, पेमेंट ऑफलाइन हो रहा है। चालान तो हमेशा ऑनलाइन जनरेट होगा, पेमेंट कैसे हो गया? ऑफलाइन, क्योंकि आप बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करने वाले। अगर आप अपने कार्ड से पेमेंट करते तो वो क्या होता, ऑनलाइन मोड हो जाता, नेट बैंकिंग करते ऑनलाइन मोड। तो उन्होंने बोला कि ओवर द काउंटर पे करोगे, हमने कहा हाँ। तो बोला कि बता दो कौन से बैंक में जाके करोगे, तो नेम ऑफ द बैंक वेयर कैश और इंस्ट्रूमेंट इज प्रपोज टू बी डिपॉजिटेड, उस बैंक का नाम बताओ जहां आप डिपॉजिट करोगे। तो मैंने बोला कि मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट में एक्सिस बैंक में जमा करते हैं। उन्होंने बोला क्या जमा करोगे, कैश जमा करोगे कि चेक जमा करोगे कि डीडी जमा करोगे? मैंने बोला मेरे पास कैश है, मैं कैश जमा करके आऊंगा उस बैंक में, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एडिट रीजन, सेव दी चालान और जनरेट दी चालान, इसको हम सेव कर सकते हैं, इसको जनरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं कि मुझे ई पेमेंट करना है, तो ई पेमेंट ऑप्शन भी मैं चुन सकता हूं। अब मैं करता हूं जनरेट चालान, यह दिखाई दे रहा है चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, और CPIN दिखाई दे रहा है आपको, एक चालान जनरेशन की डेट दिखाई दे रही है आपको, चालान एक्सपायरी डेट दिखाई दे रही है 30 तारीख, यानी चालान कितने दिन तक वैलिड रहता है, 15 दिन तक। अगर आप ये पैसा जमा करा दोगे और पे कर दोगे, अभी तक आपके जेब से पैसे गए नहीं है ना, बस हमने ऑप्शन चुना है कि हम नेट बैंकिंग से पे करेंगे, अभी तक आपके जेब से पैसे गए नहीं, तो बोले कि 30 तारीख तक ये पैसे जमा करा दो, नहीं तो चालान लैप्स हो जाएगा। यानी मैं ऐसा सेव करके छोड़ दूंगा इसको तो कुछ प्रॉब्लम है, या अपने आप खत्म हो जाएगा? अपने आप खत्म, कितने दिन में? 15 दिन में खत्म। अब याद है हम GST का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया था, तो उसको हमने पहला पेज भरा था, पार्ट ए बोलते हैं जिसको, तो वहां TRN जनरेट हुआ था, टेम्पररी रेफरेंस नंबर या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर बोल दो उसको। वो कितने दिन तक वैलिड रहता था? 15 दिन तक वो वैलिड रहता था। यानी आपने पार्ट ए भरा है, TRN जनरेट हो गया, तो TRN इस्तेमाल करके आप पार्ट बी भरें, और 15 दिन तक नहीं भरेंगे तो पार्ट 1 जो भरा है फिर से भरना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी क्या होता है, जो हम चालान जनरेट कर लेते हैं वो कितने दिन तक वैलिड रहता है? 15 दिन तक वैलिड रहता है। पेमेंट कर देंगे तो लैप्स हो जाएगा, फिर से भरना पड़ेगा, सिंपल सी बात। यहाँ देखना है डिटेल ऑफ टैक्स पेयर, तो ये अपना GST नंबर दिखाई दे रहा है, ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, और नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एड्रेस दिखाई दे रहा है। रीजन फॉर चालान, एनी अदर पेमेंट करना, एक पूरा चालान फिर से दिखाई देगा आपको कि यही है ना आपका। फिर अब आप, मैंने क्या चुना था याद है आपको, सिलेक्ट मोड ऑफ ई पेमेंट, ई पेमेंट चुना था मैंने। तो बोले ई पेमेंट कैसे करने वाले हो, नेट बैंकिंग। ई पेमेंट करने के तो कई तरीके, नेट बैंकिंग से करो या फिर प्रेफर्ड बैंक्स अदरवाइज कर ले। तो मैंने बोला मैं नेट बैंकिंग से पे करूंगा। तो बोला कि नेट बैंकिंग से भी करोगे तो आपका कार्ड कौन से बैंक का है, ये बात वो पहले पेज में भी पूछ सकता था। जब मैंने ओवर द काउंटर क्लिक करा था तो उसने पहले पेज में पूछा था कौन से बैंक से करोगे, मैंने नेट बैंकिंग किया तो उसने आगे प्रोसीड कर लिया, लेकिन अब पूछ रहा है कौन से बैंक से करोगे, तो मैंने कहा मैं एक्सिस बैंक से करूंगा। आ रही बात समझ में? हेलो? तो ये हो सकता है नेट बैंकिंग में। अगर मैं प्रेफर्ड बैंक पे क्लिक करूं, तो प्रेफर्ड बैंक वो होता है जब मैं शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कराता हूँ और मैं एक बैंक लिख देता हूँ ये मेरा बैंक है और यही इसी से मैं पेमेंट हमेशा करूंगा, तो हर बार मुझसे ये नहीं पूछेगा कौन से बैंक से पेमेंट करूंगा, मैं क्लिक करूंगा प्रेफर्ड बैंक, मतलब जो मैंने आपको डिटेल दी है उसी बैंक से पेमेंट करूंगा, वो मेरा क्या है, प्रेफर्ड बैंक। आ रही बात समझ? ठीक है। यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्या करने का, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते। अब अभी से कुछ समय पहले, पिछले साल तक ये प्रोविजन हुआ करते थे, अभी कुछ चेंजेस आए हैं बताऊंगा। क्या प्रोविजन हुआ करते थे,
अगर आपने चालान भरते समय टोटल 38,000 रुपए जमा करे हैं, 11,000 रुपए आपने सीजीएसटी के टैक्स में जमा करे हैं, 400 रुपए आपने सीजीएसटी के इंटरेस्ट में, 600 रुपए आपने पेनल्टी में, 500 फीस में और 500 अदर्स में। ऐसे आईजीएसटी के टैक्स में आपने 5,000 जमा करे हैं और एसजीएसटी में आपने टैक्स में 20,000 जमा करे। आपने 38,000 रुपए जमा कर दिए। अब आपको जमा करने के बाद आपने ये पैसा नेट बैंकिंग से डिपॉजिट कर दिया। अब आपके कैश लेजर में 38,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यार मैंने वहां 11,000 दिखे ना जो सीजीएसटी में, वहां मुझे 12 करने थे और आईजीएसटी में 4। तो आप सोच रहे हैं कि मैंने जमा तो 38,000 कर ही दिया है, बस सीजीएसटी का टैक्स 12 करना था और आईजीएसटी 4 जमा करना था, तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा। यानी आपने जिस कॉलम में जो लिखा है और वो पैसा डिपॉजिट कर दिया, वो पैसा उसी काम से इस्तेमाल होगा और किसी काम से इस्तेमाल नहीं होगा। यानी आपने आईजीएसटी के 5,000 जमा करे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं आईजीएसटी 4 चुकाएं और 1,000 उसमें से सीजीएसटी में चुका दें और सीजीएसटी टोटल टैक्स 12,000 चुका दें, तो परमिशन नहीं थी। आ रही बात समझ में? यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या आप सीजीएसटी के मेजर हेड के जो टैक्स कॉलम में पैसा है और आईजीएसटी के टैक्स कॉलम में पैसा है, क्या उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपने जिस मेजर हेड के जिस माइनर हेड में अमाउंट भरा है, उस मेजर हेड के उसी माइनर हेड में उसका इस्तेमाल होगा। मतलब अगर आपने आईजीएसटी के नाम से 5,000 जमा किए हैं तो उसका इस्तेमाल आईजीएसटी के टैक्स चुकाने में ही हो सकता है। आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तो उसमें से 1,000 सीजीएसटी का टैक्स चुकाना है, तो अलाउड नहीं है, नहीं था, नहीं था। क्या बात समझ आ रही है आपको? पक्का? बस वो आईटीसी पढ़ाया था, है ना, और ये है कैश लेजर। बिल्कुल अभी समझाता हूँ, ये पॉइंट कनेक्ट करूंगा मैं यहीं पे। क्या बात समझ में आई आपको? इन्होंने एक सवाल पूछा, वो भी अभी कनेक्ट करूंगा, बस 2-3 मिनट आप पहले इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लें, समझ आ जाए आपको, फिर उस पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, पहले अलाउड नहीं था। क्या मेजर हेड के किसी कॉलम में डला हुआ है एक अमाउंट, आप उसको किसी दूसरे मेजर हेड के सेम कॉलम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप आईजीएसटी मेजर हेड के टैक्स के माइनर कॉलम में जो डला हुआ है अमाउंट, वो आप सीजीएसटी मेजर हेड में और टैक्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अलाउड नहीं है। आपने सीजीएसटी की जो मेजर हेडिंग है उसके टैक्स नाम के माइनर हेड में 11,000 रुपए हैं, आप चाह रहे हैं उसमें से निकाल के सीजीएसटी के पेनल्टी नाम के जो माइनर हेड है उसमें इस्तेमाल कर लें। हम जो हमने टैक्स नाम से जमा करा था वो पेनल्टी में इस्तेमाल कर लें, परमिशन नहीं थी। तो क्या क्या दो परमिशन नहीं थी? आप मेजर हेड चेंज नहीं कर सकते, आप माइनर हेड भी चेंज नहीं कर सकते। यानी आपने किसी मेजर हेड में टैक्स कॉलम में अमाउंट डाला है, वो उस मेजर हेड के टैक्स कॉलम में ही इस्तेमाल हो सकता है, वो किसी दूसरे मेजर हेड के टैक्स कॉलम के लिए इस्तेमाल होगा, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ठीक है सर, मैंने सीजीएसटी के मेजर हेड में टैक्स में पैसा डाला है और मैंने सीजीएसटी के ही मेजर हेड में इंटरेस्ट में पैसा डाला, क्या ये आपस में इंटरचेंजेबल होता था? तो ये भी इंटरचेंजेबल नहीं था। तो ना ही मेजर हेड में एडजस्टमेंट पॉसिबल था, ना ही सेम मेजर हेड के माइनर हेड में एडजस्टमेंट पॉसिबल था। ठीक है, इसीलिए बताना पड़ा कि मेजर हेड क्या होते हैं, माइनर हेड क्या होते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठे। हटा दूं क्या? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते थे। अभी बताऊंगा क्या चेंजेस है ना। अब मैं हटा दूं इसको, ठीक है। चलो, अब आप काफी बातें समझने की पोजीशन में हैं, हम थोड़ा और देर पढ़ते हैं। मैंने कहीं लिखा होगा तो आपको थोड़ा
आसान हो जाएगा। 1 मिनट जाना, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। ये लिखा रखा है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, टाइम की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं सब कुछ लिखवाता ही हूँ। जितना बच पाए तो ठीक है ना, क्यों जबरदस्ती खराब करेंगे, है ना। क्या क्या वो जो अभी लिखवा है, अरे वो तो थोड़ा मोड़ा है। देखो, पेमेंट ऑफ जीएसटी चैप्टर में सेक्शन 49 और से लेकर 53 तक होता है। आपके लिए काम के नहीं होते, आपके लिए केवल 49 और 50 काम का है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स का। सेक्शन 49 बात करता है अबाउट 3 लेजर्स। क्या क्या नाम उनके, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी लेजर। सेक्शन 50 बात करता है इंटरेस्ट ऑफ डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी। अगर आप सरकार को जीएसटी टाइम पे जमा नहीं करते हैं, जैसे कि मंथली जो लोग पेमेंट करते हैं, उनको सितंबर का जो टैक्स है जमा करना है वो 20 अक्टूबर को जमा करना पड़ता है। जीएसटीआर पहले 3 होता था, अब जीएसटीआर 3B होता है। तो 10 तारीख को जीएसटीआर 1 होता है, 15 तारीख को जीएसटीआर 2 होता था, अब नहीं है, और 20 तारीख को जीएसटीआर 3 होता था, अब जिसका नाम क्या है, जीएसटीआर 3B। तो आपको टैक्स कब जमा करना पड़ता है, अगले महीने के 20 तारीख। आप पेमेंट करते हैं 2 दिन बाद, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, ये बात हम पढ़ते हैं सेक्शन 50। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी। सेक्शन 51 टीडीएस का होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 52 टीसीएस का होता है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 53 जो है वो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, जो कि हमने सेक्शन 49 में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, तो कल का लेक्चर एक बार जो कल ना हो वो लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, कल का लेक्चर यूट्यूब पे डाल के लिंक शेयर कर देना ग्रुप में, देख लेना जिनका भी। और 54 होता है रिफंड ऑफ आईटीसी। मैं बताता हूँ आपको, आईटीसी का रिफंड लिया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जब लिया जा सकता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट। अभी आया इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और ई लायबिलिटी रजिस्टर। बताएं ई कैश लेजर में क्या होता है, हम पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, तो ऑल डिपॉजिट टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर सम शैल बी क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर। ये हम डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने का मोड क्या होगा वो मैं लिखवा दूंगा। ई क्रेडिट लेजर में क्या होता है, सेल्फ असेस्ड आईटीसी ऑन एलिजिबल इनपुट्स इज क्रेडिटेड टू ई कैश लेजर, क्रेडिट लेजर। और ई लायबिलिटी रजिस्टर में क्या होता है, ऑल लायबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर सम ड्यू आर डेबिटेड टू लायबिलिटी रजिस्टर। क्या होता है वहां, डेबिट होता है। डेबिट वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है सर, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वो वर्ड मैं समझा दूंगा आपको, थोड़ी देर में आने वाला है। आज होगा तो आज, नहीं तो कल के लेक्चर तक की बात जाए। क्या बात समझ आई आपको इतनी, बोलो। आगे मैंने ये लिखा हुआ एक एग्जांपल समझाया था कभी। इनपुट परचेज किया है आपने 10,000 रुपए का और 10 लाख का, जिसमें जीएसटी पे करा है 18,000 का, 1 लाख सॉरी 18,000 का जीएसटी पे किया। तो आपने जो परचेज किया उसको कौन से रिटर्न में फाइल करते थे आप, जीएसटीआर 2 में बताते थे परचेज, और उसकी आईटीसी मिल जाती थी कौन से अकाउंट में, ई क्रेडिट लेजर में क्या हो जाता था, क्रेडिट। फिर आपने आउटवर्ड सप्लाई की है 1.5 लाख रुपए की, उस पर जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, 27,000। ये आप आउटवर्ड सप्लाई कौन से रिटर्न से बताते थे, 1 से सेल को, तो 27,000 आपके लायबिलिटी रजिस्टर में क्या हो जाता है, डेबिट। डेबिट क्यों वर्ड यूज हो रहा है, क्रेडिट वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्रेडिट तो आपको समझ में आ गया, डेबिट समझा, ठीक है, समझा दूंगा थोड़ी देर। फिर आप क्या करते थे, जब आप बाद में जीएसटीआर 3 फाइल करते थे, जिसका नाम अब क्या है, जीएसटीआर 3B, उसमें पूरा हिसाब हो जाता है कि आपकी आउटपुट टैक्स कितना है लायबिलिटी रजिस्टर के हिसाब से, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी ई क्रेडिट लेजर के हिसाब से। तो पेमेंट करना पड़ता है आपको कैश में, ई कैश लेजर के थ्रू, जो कि आप जीएसटीआर 3B जब जमा करोगे 20 तारीख को, कितने तारीख को, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो आप वहां पर ई कैश लेजर के थ्रू इतना पेमेंट करेंगे। क्या आपको कोई डाउट है,
बताएं प्लीज, कोई डाउट हो तो पूछें, ऐसा नहीं कि बस सर कुछ अलग से लिखवा दो तो अच्छा लगेगा। आ रहा है समझ? एकदम प्रॉपर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखें, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन कैश लेजर के बारे में डिटेल। अब इन्होंने एक सवाल पूछा था, वो मैं एक बार आपको पहले एड्रेस कर दूं और फिर हम ध्यान से रहे आप। कल के लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ था कि आईटीसी का इस्तेमाल कहां कहां होगा। तो मैंने बताया था आईटीसी का इस्तेमाल, जैसे आईजीएसटी की आईटीसी है तो उसका इस्तेमाल आईजीएसटी के लिए भी हो जाएगा, सीजीएसटी के लिए भी हो जाएगा, एसजीएसटी के लिए भी हो जाएगा। सीजीएसटी की आईटीसी है, उसका इस्तेमाल आईजीएसटी के लिए हो जाएगा और सीजीएसटी के लिए हो जाएगा। एसजीएसटी की आईटीसी पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल एसजीएसटी में पहले और फिर आईजीएसटी में हो जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ा था। आज तो मैं बोल रहा था लेकिन अभी अभी कि आपने अगर सीजीएसटी के टैक्स कॉलम में पैसा जमा किया है तो उसका इस्तेमाल एसजीएसटी के कॉलम के लिए नहीं हो पाएगा। या आईजीएसटी के कॉलम में आपने 5,000 जमा कर दिया है और उसमें से आप चाह रहे हैं कि आईजीएसटी के कॉलम में जो 5,000 उसमें से 1,000 सीजीएसटी का टैक्स चुकाने में इस्तेमाल कर लें, तो मैं तो कह रहा था नहीं हो पाएगा। तो वो हमने क्रेडिट लेजर पढ़ा था, या हम कैश लेजर पढ़ रहे हैं। क्रेडिट लेजर में होता है परचेज पर चुकाया गया टैक्स, वो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा होगा। उसका इस्तेमाल आप चाहे सीजीएसटी में करें, आईजीएसटी क्रेडिट पड़ी हुई है, चाहे सीजीएसटी में करें, चाहे एसजीएसटी में करें, चाहे आईजीएसटी में करें। किसकी? जो आपके पास आईटीसी पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल आप आईजीएसटी की आईटीसी का इस्तेमाल आप आईजीएसटी चुकाने के लिए कर सकते हैं, सीजीएसटी चुकाने के लिए कर सकते हैं, एसजीएसटी चुकाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी का इस्तेमाल आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस चुकाने के लिए नहीं कर सकते। अब बिल्कुल ध्यान सुनना। अब आज मैंने क्या पढ़ाया, मैंने बोला जब आप कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, अगर आपने आईजीएसटी के टैक्स कॉलम में पैसा डिपॉजिट कराया है तो फिर क्या होता था कि फिर आप उस कैश डिपॉजिट जो आपने कराई उसका इस्तेमाल आप आईजीएसटी के टैक्स कॉलम में जो पैसा जमा कराया उसका इस्तेमाल आप सीजीएसटी के टैक्स कॉलम के लिए नहीं कर सकते। किस चीज के लिए मना करा मैंने? कैश लेजर के लिए। क्या आईटीसी का इस्तेमाल हो सकता है? आईजीएसटी की आईटीसी का इस्तेमाल हो सकता है सीजीएसटी? हाँ हो सकता है। कैश लेजर के लिए मना किया। क्या इतनी बात समझ आई आपको?